Welcome to Common Mind. So today we are going to do the second part of the first paper of 2017 CDS Elementary Mathematics. Okay. अभी तक हमने इसके पहले जो 50 क्वेश्चंस किए थे उसमें ऑलरेडी हमने देखा कि वर्क टाइम के बहुत सारे क्वेश्चंस आए, फिर नंबर थ्योरी के बहुत सवाल आए, रेस वाले सवाल आए, है ना। तो इस तरह के कुछ सवाल आए। अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा ज़्यादा पोर्शन आ जाएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा ज्योमेट्री का आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से करना होगा आपको। पाई चार्ट के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार हमारा 51st क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे ताकि द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 15। अगर मीन 5 नंबर्स का 50 है तो उसका सम कितना हो जाएगा 75। इफ वन मोर नंबर इज इंक्लूडेड द मीन ऑफ द 6 नंबर्स बिकम 17। तो अगर अब एक नंबर इंक्लूड हो गया तो अब इसका सम क्या आ जाएगा, ES1 आ जाएगा, ES2 आ जाएगा। S2 में कितना आ गया 102। यानी कि हमने जब उस पूरे सम में एक नंबर और ऐड किया तो वो नंबर इसके बराबर ही तो आया। तो 75 प्लस ए की जो वैल्यू है वो 102 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। यानी कि जो इंक्लूडेड नंबर था वो हमारा क्या था 27। ठीक है, द मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय 300 स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट आर 60। तो सम ऑफ द टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 18,000 हो जाएगा। द मीन ऑफ टॉप 100 स्टूडेंट्स वाज फाउंड टू बी 80। द मीन ऑफ टॉप 100 स्टूडेंट्स वाज फाउंड टू बी 80। ओके, तो टॉप 100 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे टॉप वालों के 80 इंटू 100 इज 8,000। द मीन ऑफ द लास्ट 100 स्टूडेंट्स वाज फाउंड टू बी 50 मार्क्स। यानी कि जो लास्ट वाले स्टूडेंट थे उनके क्या कितने मार्क्स थे 5,000। ठीक है, अब हमको निकालना है कि रिमेनिंग 100 स्टूडेंट्स जो कि बीच में आ रहे हैं ये वाले मिडल के कितने होंगे। तो इन सब का सम निकालेंगे तो 13,000 आएगा। 13 में से 18 में से 13 माइनस करेंगे तो 5,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5,000 आया, तो 5,000 टोटल मार्क्स हो जाएंगे अपॉन में जो कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 300 स्टूडेंट्स थे तो 100 यहाँ हो गए, 100 यहाँ हो गए, तो बचे कितने 100। तो यहाँ से काट के तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 50। तो वो जो रिमेनिंग स्टूडेंट थे उनके जो मीन मार्क्स आ जाएंगे कितने आ जाएंगे 50। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए सिंपल सा सवाल है। यहाँ हमको क्लास इंटरवल दिया तो हम यहाँ से वो निकाल देंगे, वो जो क्लास वेरिएट होता है XI, इन सब की मिडल वैल्यूज होती है पता है 10 10 30 50 70 एंड 90। तो यहाँ से हम ये आपका FI हो गया, ये आपका XI हो गया, तो हम यहाँ से क्या निकाल देंगे XI FI XI है ना समेशन। तो 10 इंटू 70 हो गया 170, 28 इंटू 30 हो जाएगा कितना 8 3 24 4 2 840 हो जाएगा। 50 इंटू 32 हो जाएगा 0 0 1600 70F। ये आपका हो गया 70F। और ये कितना हो जाएगा 981 18 10 11 12 13 171 1710। ये आपका हो गया समेशन FI XI। मतलब अभी तो FI XI निकाला, अब इसका समेशन निकाल देंगे तो समेशन FI XI कितना आ जाएगा यहाँ से 0 0 0। यहाँ पर हो गया 0 7 + 4 11 + 1 12 2 1 8 + 1 9 + 1 10 16 16 + 7 23 3 2 + 1 3 + 1 4 3 2 0 + 70F। ये आपका क्या हो गया समेशन FI XI। अब मुझे यहाँ से निकालना है मीन का फॉर्मूला होता है समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। ठीक है, मीन हमको ये आपका मीन होता है, तो मीन हमको 50 दे रखा है, तो 4320 + 70F अपॉन समेशन FI कितना हो जाएगा 28 17 कितना होता है 45 45 32 77 77 19 कितना हो जाएगा 96। यानी कि अपॉन 96 + F। ये आपका हो जाएगा टोटल फ्रीक्वेंसी। मीन हमको ऑलरेडी दे रखा है 50। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कितना आ जाएगा 4320 + 70F इज इक्वल्स टू 4800 + 50F। तो ये इधर जाएगा तो 20F हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 480। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। In a pie diagram, there are 4 slices with angles 150 degree, 90 degree, 60 degree, and 60 degree. A new pie diagram is found by deleting one of the slices having angle 60 degree. तो अगर हमसे कह रहा है कि इन द न्यू पाई डायग्राम, अगर इन सब का मैं सम करूँ तो 360 डिग्री आ रहा है, लेकिन अगर इसमें से 60 डिग्री हट गया तो सिर्फ उन सब का सम टोटल अब कितना आएगा 300 डिग्री। तो ऑब्वियसली तो जो सबसे बड़ा एंगल होगा, है ना, अब 360 की जगह वो 300 हो गया है, तो ऑब्वियसली जितना बड़ा एंगल होगा वो 300 में भी उतना ही बड़ा एंगल सबटेंड करेगा। तो कितना कर देगा, अगर 360 डिग्री में
या फिर ऐसा करिए ना कि 150 डिवाइडेड बाई 300 है ना, ये 300 हो गया आपका, क्योंकि अब टोटल 300 है। पहले टोटल कितना था 360, अब उसमें से 60 हटा दिए तो बचा कितना 300। तो 150 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 360, तो यहाँ से कटेगा तो 2 और ये 2 टाइम हो जाएगा 180। तो 180 डिग्री जो है मैक्सिमम, जो लार्जेस्ट स्लाइस होगा उसका जो वो आएगा वो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, पहले इन टोटल का सम 360 डिग्री था, लेकिन अब चूंकि 60 हट गया तो अब टोटल 300 हो जाएगा। तो 150 डिग्री डिवाइडेड बाई दैट टोटल, दैट इज 300 डिग्री इंटू 360 डिग्री, क्योंकि हमको 360 डिग्री पूरे सर्कल के हिसाब से लेना है, तो जो लार्जेस्ट स्लाइस है हमारा 180 डिग्री का हो जाएगा। इन एन एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर 270 एंड 220 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मोड। एम्पेरिकल फॉर्मूला लगा देना है। मोड क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही फॉर्मूला होता है ना। तो मीडियन कितना दिया हुआ है 220, तो 3 इंटू 220 माइनस 2 मीन यानी कि 270, तो 0660 माइनस 540 दैट इज इक्वल टू 120। आंसर कितना आ जाएगा 120। ठीक है, लेट ए बी सी डी ई एफ जी बी कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स एंड जे के एल एम एन बी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स। हमसे एवरेज पूछ रहा है। तो भैया कंसेक्यूटिव जो इवन नंबर्स हैं और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, उन सब का एवरेज, इन सबको ऐड कर देंगे। जब सबको ऐड करेंगे यानी कि ए बी सी डी एफ जी एच ए बी सी डी ई एफ जी जे के एल एम एन, तो एम तक ऐड करेंगे तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका सम निकालूं इस पूरे का, तो बी क्या हो जाएगा मेरा a+2, सी हो जाएगा a+4, ऐसे करते करते जाएगा। तो a कॉमा a+2 कॉमा a+4 a+6 a+8, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा a+12 तक। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 टर्म्स है, n/2 a प्लस यानी कि 2a + 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 7a + 42, ये आपका हो जाएगा क्या इसका सम। अब इसको हमको निकालना है मीन, तो टोटल इसे डिवाइड कर देंगे 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास a+6, यानी कि जो इस पूरे का जो मतलब मीन आया हुआ है वो कितना है a+6। इसका कितना आ जाएगा, अगर मैं पहले वाला टर्म लेके चलूँ j का, तो हो जाएगा j कॉमा j+2, ऐसे करते करते j+4 6 8, ये इतना आ जाएगा है ना। तो j 5/2 j + 8 यानी कि 2j + 8 यानी कि j+4 यानी कि 5j + 20। अब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मीन कितना आ जाएगा 4j +4। ठीक है, इसका मीन आ गया j+4, इसका मीन आ गया a+6, तो दोनों को कंबाइन करके निकालेंगे तो a + j + 10/2, तो a/2 + j/2 + 10/2 यानी कि 5। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, an individual purchases 3 quantities of pencils, 3 qualities of pencils, quality A, price per pencil, money spent for it is known that the average price per pencil is rupees 1.25. average price per pencil, what is the value of x। इस वाले क्वेश्चन हम क्या करेंगे हमसे पूछा है कि एवरेज प्राइस पर पेंसिल इतना गिवन है, तो एवरेज प्राइस पर पेंसिल जो कि 1.25 है, दैट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। तो नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ से हम निकालते हैं, उसने कितने रुपए खर्च किए और एक वैल्यू की कीमत इतनी थी, तो दिस डिवाइड बाय दिस विल बी नंबर ऑफ आइटम्स, तो 50, ये कितना हो जाएगा x 2x/3, और ये कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 10। ठीक है, ये हो गया। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 70 + x अपॉन में 50 + 10 60 प्लस 2x/3, ये हो गया 125/100। 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा 280 + 4x =
300 प्लस 10x बाई 3 उधर जाएगा तो ए हो जाएगा 840 प्लस 12x इक्वल्स टू 900 प्लस 10x, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 30। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1 एंड f2। अब 8 प्लस 10 18 प्लस f1 विल बी 29, तो f1 कितना हो जाएगा 11 एंड 29 प्लस f2 विल बी 45, सो f2 विल बी 16, है ना। ऐसे तो करते हो, 8 प्लस 10 इज 18, 18 प्लस 11 इज 29 एंड 29 प्लस 16 इज 45, तो 11 एंड 16 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ d इज द नंबर ऑफ डिग्रीज एंड r इज द नंबर ऑफ रेडियंस इन एंगल थीटा, ये देखिए कन्वर्जन डायरेक्टली, तो कन्वर्जन का ही फॉर्मूला आ गया। हमको पता है कि जो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है वो कितना होता है, पाई रेडियन, पाई रेडियन के बराबर होता है। तो हमसे पूछा है d इज द नंबर ऑफ डिग्रीज, r इज द नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल थीटा। तो भैया अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन, तो d डिग्री कितना हो जाएगा, पाई रेडियन बाई 180 डिग्री, है ना, ये आपका d रेडियन हो जाएगा। सो कितना हो गया ये, पाई r इज इक्वल्स टू 180d, मतलब ऐसे नहीं, देखिए एक बार इसको फिर से देखिएगा, यहाँ पे ये है डिग्री में, कहने का मतलब है कि जब 180 डिग्री था तो पाई रेडियन था, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, पाई बाई 180, तो d डिग्री में कितना रेडियन होगा, इतना रेडियन होगा, यानी कि ये जो क्वांटिटी है ये रेडियन है ना, ये क्वांटिटी जो है ये इतना रेडियन है। कहने का मतलब है कि अगर 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है तो d डिग्री में कितना रेडियन होगा, पाई बाई 180 इंटू डी, ये रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, सो पाई डी की जो वैल्यू है वो 180 आर के बराबर आ रही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए से बिल्कुल मैच करता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। अब देखिए ये तो स्टैंडर्ड सा सवाल है, जो इसका मिनिमम वैल्यू होता है कितना होता है, 2 रूट ए बी, है ना, 2 रूट ए बी, यहाँ पे ए है 9 और बी है 4, तो कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 36 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 6 एंड दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आता है, if x sin theta is equal to y cos theta is equal to 2z tan theta into 1 minus tan square theta। बहुत ही सिंपल सवाल है, क्या करना है, इन सबको k के बराबर लेना है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k अपॉन साइन थीटा, है ना, y की वैल्यू आ जाएगी k अपॉन कॉस थीटा, और z की जो वैल्यू आ जाएगी, ये जो टर्म लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, ये जो इतना टर्म लिखा है ये क्या लिखा है, ये बेसिकली tan 2 थीटा है। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k बाई tan 2 थीटा। ठीक है, अब 4z स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है, तो z स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू के स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, इंटू में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, के स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो 4k की पावर 4 हो जाएगा, है ना, और tan स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, है ना, और tan स्क्वायर 2 थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर 2 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर 2 थीटा, अंदर में नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसके बाद चूंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे होल क्यूब होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम सबको क्या करेंगे, हम सबको एक होल स्क्वायर की क्वांटिटी में लेंगे। ठीक है, तो इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर जो लिखा हुआ है वो बेसिकली 2k स्क्वायर कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा, ये तो आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, और ये आपका हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अभी मैं इसको अंदर लिखता हूँ फिर से, इस पूरी चीज़ को मैं लिख दूंगा 2k स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये इन सब का ये होल स्क्वायर है,
अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इसका भी होल स्क्वायर है इस पूरे का, ठीक है। इसको फिर से लिखते हैं, अब 2k स्क्वायर अपॉन साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर बाहर लेते हैं, और ये जो अंदर बचेगा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा -1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। मतलब ये इस पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जो टू वाला यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा, और वही साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर जब के स्क्वायर अंदर जाएगा, है ना, जब के स्क्वायर अंदर जाएगा तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, के स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस के स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो क्या के स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और के स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इफ कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3 इज इक्वल टू 3, ये तभी पॉसिबल है, इसी एक ही केस में पॉसिबल है जब थीटा 1 की वैल्यू, थीटा 2 की वैल्यू, थीटा 3 की वैल्यू 0 डिग्री हो, ठीक है, ये पॉसिबल है। तो हमसे पूछा है कि तुम इसकी वैल्यू बताओ, तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 0 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से ले लें, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा -1 प्लस साइन थीटा। तो इसको 0 होने के लिए, इस पूरे इसको इक्वेशन को 0 होने के लिए, या तो आप थीटा को 0 करो, तो अगर आप इसको 0 करते हो तो थीटा की वैल्यू π/2 हो जाएगी, लेकिन यहाँ थीटा की π/2 डालोगे तो 1 हो जाएगा। नहीं तो आप इसको 0 करो, अगर इसको 0 करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। जैसे ये 0 करोगे तो ये 0 आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से भी 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0। नहीं तो डायरेक्टली भी यहाँ से देख सकते थे, यदि मैं कॉस थीटा प्लस टैन थीटा डालूँ तो कॉस थीटा कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो 1 + 0 विल बी 1, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई √2 अपॉन साइन एक्स, तो √2 हमारा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। 65th, व्हाट इज दिस इक्वेशन इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए विच इज नथिंग बट इक्वल टू 1। इफ 7 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan x, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा 3, तो -1 इक्वल टू 0, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-1/2, चूँकि एक्स की वैल्यू 0 से 90, तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 होगी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ठीक है। एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है, और यहाँ पे एक एरोप्लेन फ्लाइट कर रहा है विच इज़ 300 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। पासेज वर्टिकली ओवर अनदर प्लेन एट एन इंस्टेंट व्हेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ 2 प्लेन्स फ्रॉम द ग्राउंड आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी कि एक प्लेन यहाँ, ये जो प्लेन है ये इस प्लेन से वर्टिकली ऑपोजिट में पास कर रहा है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। हमसे पूछा व्हाट इज द हाइट ऑफ द लोअर प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि हमसे अगली हाइट पूछा, तो भैया देखो tan 45 की बात करूं तो ये आपका हो जाएगा बेस, तो tan 60 जो है वो मेरा क्या है 300 अपॉन बेस, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300
√3/3 यानी कि 100√3। बेस की वैल्यू मेरे पास हो गई 100√3, तो tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1 इज इक्वल्स टू, अब हमको ये वाली हाइट निकालनी है, तो tan 45 विच इज़ 1, तो 1 इज इक्वल टू h/b। बी कितना है 100√3, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100√3। ठीक है, तो जो h है यानी कि जो लोअर प्लेन है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, तो 100√3 की हाइट पे है। If x equal to a cos theta plus b sin theta and y is equals to a sin theta minus b cos theta, then what is x square plus y square? तो x square plus y square करें तो डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा cos थीटा, और y स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट इक्वल टू बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 90 मीटर हाई, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ट्री आर दिस। अगर यहाँ से बिल्डिंग है और यहाँ पे एक पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से देखने पे एक जो लाइन ऐसे नज़र आ रही है, ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है टॉप का 30 डिग्री है ना, यानी कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा टोटल, ये हमको बोला 45 डिग्री है। ठीक है, तो अगर ये 45 डिग्री है तो यहाँ से अगर लाइन खींचे तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। इसको अच्छे से बनाते हैं, जो ये वाला एंगल है वो 30 डिग्री हो जाएगा, और जो ये वाला एंगल है ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री पूछ रहा है, 90 मीटर हाई है ये, तो अगर मैं इसकी वैल्यू h ले लूँ तो ये हमारी हाइट हो जाएगी h, तो दिस इज बेसिकली 90 माइनस h, तो tan 30 की वैल्यू लगाएं, tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 90 माइनस h, और ये कितना हो जाएगा b 1/√3, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस h इंटू √3, तो यही बेस की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1 दैट इज इक्वल्स टू 90 अपॉन बेस, तो बेस की वैल्यू कितनी है 90 माइनस h√3, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 90 अपॉन 90 माइनस h√3, तो यहाँ से 90 माइनस h√3 इज इक्वल टू 90। मतलब 90 माइनस h का होल √3 है। ठीक है, तो ये होगा, तो कितना हो जाएगा 90√3 माइनस 90 इज इक्वल टू √3h, तो √3 डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस 90/√3, तो √3 तो 90 माइनस 90 30√3, 90 माइनस 30√3 जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट डज नॉट रिप्रेजेंट द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। हमको पता है कौन कौन से ऐसे ट्रिपलेट होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये तो करता ही है 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस 9, ये तो हमारा करता है, ये तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का है। अब देख लेते हैं, सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, 7 + 4 11, 11 इज ग्रेटर देन 10 है, लेकिन लास्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे मैं देखूँ तो 2 + 3 होता है 5, तो क्या 5 6 से बड़ा है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ट्रिपलेट फॉर्म नहीं करेगा। फॉलोइंग ट्रिपल्स डज नॉट रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल का क्या जो होता है बेसिकली द सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, और द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी स्मॉलर देन द थर्ड साइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर, तो 2 टाइम्स एल प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10, इट्स एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एल बी की वैल्यू 4 है, तो बी की वैल्यू 4/l हो जाएगी, तो 2 × 5l/4, इसकी वैल्यू 10 दे रखी है, तो यहाँ से कटेगा तो एल की वैल्यू हो जाएगी 4। हमारा आंसर कितना आ गया इसका 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो दिस, द एंगल्स स्मॉलेस्ट एंगल इज, तो ये कितना टोटल हो जाएगा 9x की वैल्यू 180, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 डिग्री, 20 के रेशियो में बटे हुए हैं, तो 20:2 40 डिग्री, जो हमारा स्मॉलेस्ट एंगल हो जाएगा 40 हो जाएगा, फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 80, ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अ बॉल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज पुट इनटू सिलेंड्रिकल पाइप so that it fits inside the pipe if the length of the pipe is what is the surface area। तो उसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, एक्जैक्टली फिट हो गई, तो रेडियस ऑफ द बॉल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और हमको हाइट ऑलरेडी दे रखी हुई है, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द पाइप विल बी नथिंग बट 2πRh, सो 2 × 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा 1 इंटू एच कितना हो जाएगा 1400, तो ये मेरा हो गया 20, ये हो गया 40 × 2 विच इज़ नथिंग बट 880, 8
ये कितना हो जाएगा 7,200 हो जाएगा ना, तो 8,800, या तो ये आएगा, नहीं तो बेसिकली यूपीएससी ने इन दोनों ऑप्शंस को सही माना है। ठीक है, हमसे पूछा सरफेस एरिया, अब इसने स्पेसिफाइड नहीं किया कि हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है कि लेटरल सरफेस एरिया निकालना है या फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो ये तो हमारा हो गया कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, लेकिन जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना हो जाएगा 2πr h + r, तो 2πr 44/7 इंटू 2πr h + r, तो 1401 है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट इसके अराउंड में आएगा। ठीक है, तो इसमें स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही माने गए। द एरियाज ऑफ टू सर्कुलर फील्ड्स आर इन द रेशियो, इफ द रेडियस ऑफ द बिगर फील्ड इज 14 मीटर देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर फील्ड। तो πr1² अपॉन πr2² की वैल्यू है 16/49, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, रेडियस ऑफ द बिगर फील्ड इज 14 मीटर, तो r1² अपॉन 14 इंटू 14 इज इक्वल टू 16/49, 7 से कैंसिल, और ये सिर्फ तो r1² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64, तो r1 की वैल्यू कितनी हो गई 8 मीटर। ठीक है, लेट ABCD बी अ रेक्टेंगल, लेट PQRS बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। ABCD जो है मेरे पास एक रेक्टेंगल है, B let PQRS be the midpoints of the sides AB, BC, CA and CD and DA, है ना, ऐसे ये देन द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज, देखिए स्क्वायर तो नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, रेक्टेंगल बट नीड नॉट बी अ स्क्वायर, रोम्बस बट नीड नॉट बी अ स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट होगा, ये रोम्बस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं हो सकता, क्यों, पहली बात ये 90 डिग्री है ही नहीं, ये जो आप चीज़ देख रहे हो ये 90 डिग्री नहीं है, ये किसी एंगल पे टिल्टेड है, तो या तो रोम्बस होगा या तो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, अब पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस वाले में जो हमारे डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन पैरेललोग्राम में नहीं करते, और अगर आप इसके डायगोनल्स को मिलाओगे ऐसे, इनके जब आप मिड पॉइंट्स को ऐसे मिलाओगे तो ये दोनों 90 डिग्री पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और 90 डिग्री पे आके इंटरसेक्ट करने का सिर्फ एक मतलब होता है कि वो रोम्बस है, पैरेललोग्राम भी नहीं है। ठीक है, let PQRS be the midpoints of sides AB, BC, CA respectively. The area of the triangle ABC is 5 square units. A B C, AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q और AC का मिड पॉइंट है R। तो इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज 5 स्क्वायर यूनिट्स, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR, मैं आपको कई बार बताया है कि अगर हम इसके मिड पॉइंट्स को जोड़ते हैं, है ना, तो जो इसका ये वाली जो लाइन होती है अगर ये इसके पैरेलल है तो ये वाली लाइन इसका आधा होती है, ये वाली लाइन इसका आधा होती है, ये वाली लाइन भी इसका आधा होती है। ठीक है, तो आधा होने के कारण जो इसका एरिया होता है वो 4 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाता है। ठीक है, वो 4 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाता है, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR होगा वो बेसिकली 1/4 टाइम्स द एरिया ऑफ द टोटल ट्राइंगल होगा, तो 5/4 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा। और अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, जो हेरॉन्स फॉर्मूला होता है हमको पता है √S × S - A × S - B × S - C, ये फॉर्मूला होता है। सपोज ये ओरिजिनल ट्राइंगल का हमारा फॉर्मूला था विच इज ABC। नाउ हमने PQR ड्रॉ किया, तो अगर आप QR की लेंथ देखोगे तो वो BC का आधा होगी, QR की लेंथ देखोगे तो वो AB का आधा होगी, और जब आप PQ का लेंथ देखोगे तो वो AC का आधा होगी, यानी कि जो तीनों साइड्स बनी है वो अपने तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के आधा होंगी। क्यों, क्योंकि हमने ये मिड पॉइंट थ्योरम में सीखा हुआ है, मिड पॉइंट थ्योरम हमने ये सीखा है कि द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to half of it. So PR is equals to half of BC, PQ is equals to half of AC, RQ is equals to half of AB. तो हर चीज़ में सब कुछ आधा आधा हो गया, तो सेमी पेरीमीटर भी आधा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा S/2 - A/2 इंटू S/2 - B/2 इंटू S/2 - C/2। अब सब में 2 2 2 2 कॉमन है तो 16 हो जाएगा, 16 से बाहर रूट में क्या आएगा 4, तो बेसिकली ओरिजिनल स्क्वायर का ये 4 टाइम हो जाएगा, ओरिजिनल स्क्वायर का ये 4 टाइम हो जाएगा विच इज 5/4 स्क्वायर यूनिट्स। इफ ईच ऑफ द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 200%, तो यानी कि L डैश की वैल्यू कितनी हो गई L + 2L यानी कि 3L, और B डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3B। नया एरिया कितना हो जाएगा 9 × L × B, ओरिजिनल एरिया कितना था LB, तो 9 यानी कि 8LB अपॉन LB × 100, तो 800% जो है एरिया में इंक्रीज आ गया। ठीक है, द 3 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस आर टच ईच अदर, द एरिया सबटेंडेड बिटवीन देम इज
इस क्वेश्चन को रफ में करते हैं अच्छे से समझ के, ठीक है। हमसे बोला है कि भैया 3 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि एक सर्कल ऐसे है और एक सर्कल ऐसे है, और ये तीनों के तीनों सर्कल आपस में एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रफ डायग्राम बना है लेकिन देख लीजिएगा, है ना। ये तीनों के तीनों सर्कल्स आपस में कहीं ना कहीं ये लोग टच कर रहे हैं, ठीक है। द एरिया सबटेंडेड बिटवीन देम इज, मतलब इन तीनों के बीच का एरिया सबटेंड होने वाला क्या होगा। अगर मैं इसके सेंटर से इन सबको ज्वाइन कर दूं तो बेसिकली मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड क्या, जो एरिया होता है कितना होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अच्छा, हर एक सर्कल की रेडियस 3.5 है, इसकी भी 3.5 है, तो इसका साइड कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये आपको कितना हो जाएगा 49। ये हमारा किसका हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये इसका एरिया हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस सेक्टर का एरिया निकालूंगा, इस सेक्टर का एरिया निकालूंगा तो और उसको 3 टाइम कर दूंगा, जिससे कि ये वाला सेक्टर का एरिया आ जाए और ये वाला सेक्टर का भी एरिया आ जाए, ठीक है। तो मेरे पास जो बचेगा एरिया सिर्फ ये वाला बचेगा। जब मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि इस पूरे ट्रायंगल में से मैं अगर इन तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बीच वाला पोर्शन बच जाएगा ना। तो एक सिर्फ एक सेक्टर का एरिया निकालते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, हाफ इंटू r² कितना है 3.5 यानी कि 35/10, यानी कि 7/2, यानी कि 49/4। तो हाफ r² थीटा की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब होता है π/3, और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मेरे को तीनों सेक्टर का एरिया मिल जाए। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 49 π/8। ये मेरा हो गया एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, ठीक है। तो इस पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल में से मैं इस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स को माइनस करूंगा, तो मेरे पास एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा, यानी कि √3/4 इंटू 49 माइनस 49 π/8, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 49/8 यदि कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, 2√3 - 1, 2√3 - π। तो 49/8 2√3 - π मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49/8 2√3 - π। क्वेश्चन 79, द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए इक्वल टू। देखिए रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन का जो साइड है वो ए है, और हेक्सागन में टोटल 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई √3/4 मल्टीप्लाइड बाई a², बस ये करना है। तो यहाँ से कटेगा तो कितना आएगा, 3√3/2 a², ठीक है। ये वैसे नहीं समझ में आया तो आप बना के भी देख सकते हो। ये हमारे पास एक हेक्सागन हो जाएगा ना, एक ऐसे और एक ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि जो हेक्सागन है ये बेसिकली कुछ नहीं तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड है, ऐसे A1 2 3 4 5 और 6। आप देख सकते हैं कि इस रेगुलर हेक्सागन को मैंने 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। एक इक्विलेटरल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3√3/2 a²। अब हमसे बोल रहा है कि ABCDEF इज अ रेगुलर पॉलीगन टू पोल्स एट C and D। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से हम रफ में चलते, थोड़ा सा इसमें सोचने की जरूरत है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। देखिए हमसे क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि ABCDEF इज अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। मैं यहाँ पे रेगुलर एक पॉलीगन बना देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ABCDEF, ठीक है। ये हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन हो गया, बेसिकली हेक्सागन ही है। तो 2 poles at C and D are standing, ठीक है, एंड सबटेंड एंगल्स ऑफ एलिवेशन एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे पोल खड़ा हुआ है ऐसे। इसको मैं 3 डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना। अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करूँगा तो ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, है ना। और यहाँ से ये एंगल कितना दे रहा है मेरे को, डी पे जो एंगल दे रहा है वो 60 डिग्री दे रहा है, और सी पे दे रहा है 30 डिग्री। यहाँ पे जो टावर खड़ा है और जो यहाँ से दे रहा है एंगल, और ये जो इसका परपेंडिकुलर है वो 30 डिग्री आ रहा है, ठीक ठीक है। ये 2 टावर ऐसे खड़े हुए हैं यहाँ पे। हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द पोल एट सी टू दैट ऑफ द डी। तो भैया tan 30 यदि निकालेंगे तो वो आपका हो जाएगा हाइट ऑफ द सी अपॉन दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC, और tan 60 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा हाइट ऑफ द टावर एट D अपॉन AD। तो पूरा जो चक्कर है यहाँ पे, जो चक्कर है वो हमको AC और AD निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अच्छा, ये जो लेंथ है, अच्छा ये AD जो AD लेंथ होगी वो
मैं अगर एक साइड को ए मानता हूँ तो सारी की सारी साइड ए हो जाएगी पहली बात, ठीक है। अगर ये जो एडी लेंथ होगी, एडी की लेंथ कितनी हो जाएगी 2a, है ना। हमको पता है कि जो अपोजिट जो कॉर्नर्स होते हैं उनकी लेंथ कितनी होती है 2a, तो एडी की लेंथ तो 2a हो जाएगी। लेकिन अब एसी की लेंथ कैसे निकालेंगे, तो एसी की लेंथ निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है। इसकी लेंथ है ए, इसकी लेंथ है ए, तो मुझे इस वाले वेक्टर की लेंथ निकालनी है ना। ये आपका था ये बी, ये सी, तो इसका जो हमें पहले इन दोनों के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। तो जो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला क्या होता है 360/n, ठीक है। तो वो 60 डिग्री होता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है हेक्सागन का वो 60 डिग्री होता है। तो बस यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर हमको मॉड्यूलस एसी निकालना है, मॉड्यूलस एसी का मतलब कि एसी की लेंथ, ठीक है, दैट इज इक्वल टू √a² प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए कॉस 60 साइन 30 विच इज़ हाफ। तो ये कितना हो जाएगा √3a², यानी कि √3a। ये आपका हो गया एसी का लेंथ। हमारे पास एसी का लेंथ आ गया, हमारे पास एडी का लेंथ आ गया, तो इन दोनों का आप रेशियो ले लेंगे तो tan 30/tan 60, tan 30/tan 60 दैट इज इक्वल्स टू HC अपॉन AC डिवाइडेड बाई या मल्टीप्लाइड बाई AD अपॉन HA या HD। तो tan 30 हो गया 1/√3 और tan 60 हो गया आपका √3, तो ये आपका 1/3 दैट इज इक्वल टू HC अपॉन HD मल्टीप्लाइड बाई AD की वैल्यू कितनी 2 है और इसकी वैल्यू √3 है। ए से कैंसिल आउट हो जाएगा तो √3 1/2√3 जो आपका है ये रेशियो आ जाएगा किसका, हाइट ऑफ द पोल एट सी HC अपॉन हाइट ऑफ द पोल एट D यानी कि HD। तो HC अपॉन HD कितना आ जाएगा 1/2√3, 1/2√3। Two parallel chords of a circle whose diameter is 13 centimeter respectively 5 centimeter and 12 centimeter। ये हमारे पास कॉर्ड है कितने का 12 सेंटीमीटर का। ये हमारा सेंटर है सर्कल का। यदि मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ये आधे में इसको बांटेगा 6 और 6 में। सिमिलरली यहाँ पे एक कॉर्ड बना हुआ है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से मैं सेंटर पे डालूंगा तो ये भी इसको हाफ में डिवाइड करेगा। हमसे पूछा कि डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कॉर्ड्स, यानी कि हमारी हमसे जो पूछा है ये इसकी लेंथ पूछ रहा है। तो हमको पता है रेडियस की वैल्यू कितनी है 12 13, ये हो गया 6, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 13 नहीं 13/2, तो √13/2 का स्क्वायर यानी कि 169/4 माइनस 6 स्क्वायर यानी कि 36, तो √169 माइनस 144/4 तो कितना हो गया 525/4 यानी कि 5/2। तो ये वाली जो लेंथ हो गई मेरी ये कितनी हो जाएगी 2.5, ठीक है। ये मेरी लेंथ हो गई 2.5। अब मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है। इस वाली लेंथ के लिए यहाँ पे भी आपको डालना पड़ेगा 20, ये आपका कितना हो जाएगा 13/2, और ये कितना है ये आपको दे रखा था 5, तो ये 5 का आधा हो जाएगा यानी कि 5/2, तो 13/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में 169 माइनस 25/4 अंडर रूट 4 144/4 यानी कि 12/2, तो 12/2 इज नथिंग बट 6। तो ये आपका हो जाएगा, ये पूरी लेंथ कितनी हो गई 6, ये पूरी लेंथ हो गई 6, ये पूरी लेंथ हो गई 2.5, तो ये बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। If the radius of a right circular cone is increased by p% without increasing its height, then what is the percentage increase in the volume of the cone? Original volume कितना था 1/3 pi r square h। न्यू वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम v था, तो न्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा रेडियस r प्लस p% ऑफ r, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 पाई h इंटू r स्क्वायर कितना हो जाएगा r स्क्वायर इंटू 1 प्लस p/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये आपका हो जाएगा v, तो v डैश की वैल्यू हो जाएगी v इंटू 1 प्लस p/100 का होल स्क्वायर। सो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा v डैश माइनस v अपॉन v इंटू 100। सो v डैश माइनस v करेंगे तो वन प्लस या 100 प्लस p का होल स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर -1,
इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 200 पी माइनस 100 स्क्वायर अपॉन में 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, पी प्लस 200 बाई 100, यानी कि पी इंटू 2 प्लस पी बाई 100, पी इंटू 2 प्लस पी बाई 100, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल पे आता है, कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर एंक्लोजेस एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉपर वायर को हमने स्क्वायर के एरिया में एंक्लोज किया तो एरिया इतना आया, तो साइड कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। If the same wire is bent in the form of a circle, if the same wire is bent in the form of a circle, यानी कि हमने उसको सर्कल में बेंड किया, encloses an area, अगर साइड की वैल्यू 11 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, यानी कि जब हमने उसको स्क्वायर में लाया तो इस स्क्वायर को हमने इसका पेरीमीटर गिना और वही सेम पेरीमीटर जो है इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, तो 2 पाई आर इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 44, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, और जैसे ही आर की वैल्यू 7 आ गई तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई इंटू 49, तो 22/7 से करेंगे तो 7, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इफ ए बी सी इज अ ट्राइंगल एंड डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी, ए बी सी मेरे पास एक ट्राइंगल है ऐसे, ए बी सी, डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी सी इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 12, वी डी की वैल्यू कितनी है 9, तो डी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, एंड एंगल ए डी सी यानी कि एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। और हमको पता है कि एक चीज़ और है कि एंगल सी जो है दोनों में कॉमन है, तो हम ये बोल सकते हैं अरे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन, और एंगल डैक या फिर एंगल ए डी सी दैट इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ये दोनों के दोनों मेरे पास सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए, ठीक है। जब ये दोनों के दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो मैं यहाँ पे वो लगा सकता हूँ इन कि दैट देयर कॉरेस्पॉन्ड द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन ए सी, ये हो जाएगा ए सी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, बी सी की वैल्यू 12 है और डी सी की वैल्यू 3 है, तो 12 इंटू 3 36, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, है ना। हमसे लेंथ ऑफ ए सी पूछा तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। इफ द सर्फेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज रिड्यूस टू 1/9 ऑफ द एरिया इट्स रेडियस रिड्यूसेस बाई, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज रिड्यूस टू 1/9, यानी कि एस था, एस डैश कितना हो जाएगा s/9, एस डैश कितना था 4 पाई आर डैश स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1/9 4 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी r/3, तो 1/3 से वो जो आर डैश थी वो रेडियस रिड्यूस हो गई, ठीक है 1/3। In a trapezium ABCD, AB is parallel to CD and the diagonals intersect each other at O. Trapezium ABCD, AB is parallel to CD and the diagonals intersect each other at O. Then what is the ratio of OA to OC? हमको पता है इस वाली प्रॉपर्टी में क्या लगाते हैं, एक मिनट, ये अगर O पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो OA इंटू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी इंटू ओ डी हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ डी, ये होता है ना, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ डी। क्यों? क्योंकि हमको पता है अगर मैं ट्राइंगल ओ ए बी में एंड ट्राइंगल ओ सी डी में देखूं तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज ओ ए बी इज सिमिलर टू ओ सी डी, तो हम यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख सकते हैं, ए बी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ओ सी एंड दैट इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है। तो रेशियो ऑफ ओ बी अपॉन ओ डी, ice cream completely filled in a cylinder of diameter 35 centimeter and height, this is to be served by completely filling identical disposable cones of diameter 4 centimeter and heights 4 centimeter। तो सपोज नंबर ऑफ डिस्पोजेबल कोन्स है n, एक का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4
एच कितना हो जाएगा 47, दैट इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 35 इंटू 35/4 इंटू एच कितना हो जाएगा 32, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल आउट हुआ, ये 5 10 350, तो 350 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1050, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। The radius of a circle is increased so that its circumference increases by 15%. So circumference 15% से increase करिए, तो c डैश की वैल्यू कितनी आ गई c प्लस 15 c अपॉन 100, यानी कि 23c बाई 20, ये आपका c डैश आ गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सर्कल विल इंक्रीज बाई, तो c डैश कितना था 2πr, 2πr डैश, और c कितना था 2πr, तो 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 अपॉन 20r। हमसे पूछा है कि एरिया ऑफ द सर्कल विल इंक्रीज बाई, तो पाई आर डैश स्क्वायर, यानी कि आर डैश स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो आर डैश स्क्वायर की वैल्यू 23 आर स्क्वायर माइनस 20r स्क्वायर अपॉन 20r स्क्वायर इंटू 1/स्क्वायर, यानी कि 3r स्क्वायर बाई 20r स्क्वायर इंटू 100, है ना। सिर्फ परसेंटेज चेंज निकालना है और कुछ नहीं करना है। सॉरी यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये नहीं होगा, 23 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 23 का स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इंटू 100, 23 स्क्वायर हो जाएगा 529 माइनस 20 स्क्वायर हो जाएगा 400 अपॉन 400 इंटू 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 129/4% जो है हो जाएगा इसका इंक्रीज, तो 4 3 12 4 2 8 32.25% के साथ उसका जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ। ABCD is a rectangle. The diagonals AC and BD intersect at O. ABCD, यहाँ पे जो डायगनल्स है इन्होंने इंटरसेक्ट किया इस पर, ठीक है। इफ AB की वैल्यू 32 है, AD की वैल्यू 24 है, हमसे पूछा है OD की वैल्यू बताओ। OD की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको पहले इसका वो निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा अंडर रूट 24 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर, या हमारे पास BD का लेंथ आएगा, फिर उसको आधा कर देंगे, 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 32 4 6 964, यानी कि 1024। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 1 0 1 0 1 2 + 1 3 10 0 1 5 + 1 6 1 6 0 0, यानी कि 40। तो और DB की लेंथ आ गई 40, तो OD कितना हो जाएगा उसका आधा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। A field is divided into 4 regions as shown in the given figure. What is the area of the field? तो अगर एरिया ऑफ द फील्ड निकाले तो ये आपका रेक्टेंगल दे रखा है, तो ये 2 हो गया, ये आपका ट्रेपीजियम दे के रखा हुआ है, यानी कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा 3 1 + 3 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 2, तो ये कितना हो गया 4। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल, इसका एरिया कितना हो जाएगा 3। अब बचा ये वाला, ये हमको पता है ये 1 है, ये टोटल 3 है, तो ये टोटल 4 हो जाएगा। और ये हमारे पास एक स्केलियन ट्रायंगल आ गया, तो स्केलियन ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एल, पहले तो हम वो निकाल देते हैं एस की वैल्यू कितनी है 9/2, तो 9/2, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू एस इज जो एरिया हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल का, इसका एरिया कितना हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस है, 9/2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5/2, और 9/2 माइनस 3 3/2, 9/2 माइनस 3 3/2, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 तो बाहर आ जाएगा, है ना, और 45 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितना हो जाएगा 405, ठीक है। तो √405 का अगर सेग्रीगेट करें तो कितना हो जाएगा 81 इंटू 5, 81 बाहर आ जाएगा, तो 9/4 इंटू √5, तो 9/4 √5 जो है इसका एरिया आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा 9, ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना।
छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, 9/2 -4, यानी कि यहाँ पे 1 होगा, सॉरी ये 1 हो जाएगा ना, 1/2, 405 नहीं आएगा। 45 × 3 कितना हो जाएगा, 205, ठीक है। 205 नहीं, 9 × 5 45, 45 × 3 135, तो 15 × 9 है ना। यानी कि अगर मैं सिर्फ इस स्केलिन ट्रायंगल की बात करूँ तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 4√135, यानी कि 3√15/4। अब 3√15/4 में हम इन तीनों का भी एरिया ऐड कर देंगे, 3 + 2 + 4 यानी कि 9, तो 9 + 3√15/4 करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। In the figure given below, D is the diameter of each circle. What is the diameter of the shaded circle? तो हमको इसका डायमीटर निकालना है। अगर मैं यहाँ पे इसका 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 और इसका मिड पॉइंट जोड़ूं ऐसे, ठीक है, और फिर ये जो इसका मिड पॉइंट आएगा, ये समझ आया आपको, ऐसे ऐसे, तो ये क्या बन गया आपका, हमसे पूछा डायमीटर ऑफ द शेडेड सर्कल। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन करूँ तो ये इस स्क्वायर के डायगोनल का आधा हो जाएगा। अब हमको डी दे रखा है डायमीटर, तो यानी कि ये पूरा का पूरा लेंथ डी हो जाएगा, ये पूरा का पूरा लेंथ d/2 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा लेंथ d/2 हो जाएगा। तो ये डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, √2 × d²/4, यानी कि d/√2। ये हो गया आपका d/√2, ये पूरा लेंथ, ठीक है। और ये हमको कितना दे रखा है, d/2। ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये d/2 है, ये पूरी लेंथ कितनी है, d/√2। सो d/√2 - d/2, ये हो गया इसका, ये वाला पॉइंट आ जाएगा मेरा। फिर मुझे इसका डायमीटर निकालना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, √2d - d, यानी कि d × √2 - 1, ठीक है। इन द फिगर गिवन बिलो AC is parallel to ED and AB is equal to ED 5 and BC is equal to 7. What is the area of triangle? What is the area of ABDE and area A is to area BDE is to area BCD? तो यहाँ पे हम एक थोड़ा थ्योरम यूज कर सकते हैं कि द पैरेललोग्राम एंड द ट्राइंगल, पैरेललोग्राम कौन सा, ABDE, और जो ट्राइंगल है मेरा BDE, या फिर इसकी बात कर ले, ABE की बात करें तो उसका आधा होती है, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि जो अगर मैं इसका रेशियो निकालूं, एरिया ऑफ ABDE अपॉन एरिया ऑफ ABE, तो एरिया ऑफ ABD कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा और AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ABDE इज टू BDE, उसका रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1, 2:1 ये रेशियो आ रहा है। अब जो इसका एरिया है वही सेम इसका भी एरिया होगा, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो 2:1 आ गया। अब मुझे ये वाला भी लेना पड़ेगा, एरिया BCD की वैल्यू कितनी हो जाएगी। और देखिए अब इस वाले ट्रायंगल की, ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल DBC, जब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, ठीक है, यानी कि ट्रायंगल ABE का रेशियो निकालना है ट्रायंगल BCD से, है ना। तो वो बेसिकली दोनों का हाइट सेम है, यहाँ पे दोनों का हाइट सेम है, बस यहाँ पे बेस का अंतर आ रहा है। तो बेस का रेशियो हो जाएगा 5/7, है ना। तो ये आ गया आपका 2:1, ये आपका आ गया 5:7। तो दोनों को जब इक्वेट करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10:5 ये आ जाएगा, और ये 5:7, तो 10:5:7 जो है आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। In the figure given below, PQRS is a parallelogram. PA bisects angle P and SA bisects angle SA, ठीक है। ये दोनों एंगल आपका थीटा थीटा हो गया, तो ये वाला भी आपका हो जाएगा। व्हाट इज एंगल PAS इक्वल्स टू, तो देखिए अगर हमको पता है कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा,
क्योंकि दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के बीच का जो एंगल होता है, जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनका जो सम होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। जो एंगल P प्लस एंगल S है, उसका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल P/2 करेंगे प्लस एंगल Q/2, तो 180/2 करना पड़ेगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये वाला एंगल A B और इस सपोज ये एंगल C बोल देते हैं, यानी कि एंगल A प्लस B की वैल्यू 90 डिग्री है, और A प्लस B प्लस एंगल C की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, और वही C हमसे बोला है कि वो किसके बराबर है, एंगल PAS के बराबर है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसका 90 डिग्री, ठीक है। इन द फिगर गिवन बिलो एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो 2x प्लस 140 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 के बराबर, तो x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई, ये हो जाएगा 20। BD एंड CD बाइसेक्ट एंगल्स, तो अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये 30 आ गया, ये 20 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 130। तो 20 डिग्री एंड 130 डिग्री जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ x एंड y। In the figure given below, PQR is a right is a non-isosceles right angle triangle, right angled at Q. If LM and QT are parallel, then QT is equal to, notice angle RLM equals to, यानी कि LM और QT जो है वो पैरेलल है, एंड QT इज इक्वल टू PT। QT की वैल्यू PT के बराबर है, यानी कि जो ये वाला एंगल होगा थीटा, वही ये वाला एंगल होगा थीटा। तो हमसे पूछा एंगल RLM किसके बराबर होगा। अब देखिए, अगर मैं इसको अल्फा बोलता हूँ, अगर RLM को मैं अल्फा बोलता हूँ, हाँ ना, तो ये जो दो पैरेलल लाइन्स है ये वाली, अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर ये पूरा 90 है, ये थीटा है, तो एंगल ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा। तो ये देखिए, ये जो एंगल LRM है, एंगल LRM वो मेरा कितना आ गया 90 माइनस थीटा, और ये हमने जो अल्फा लिया था, हमसे पूछा ना कि एंगल RLM जिसको हमने अल्फा माना था, वो अल्फा भी तो हमारा 90 माइनस थीटा ही आ रहा था यहाँ से। तो 90 माइनस थीटा, और एंगल LRM की वैल्यू भी 90 माइनस थीटा आ रही है, एंगल RLM की वैल्यू भी 90 माइनस थीटा आ रही है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा एंगल LRM। इन द फिगर गिवन बिलो PQ इज पैरेलल टू PS, PQ is parallel to RS and PR is parallel to QS, ठीक है। if angle LPR is equals to 35 डिग्री and UST is equals to 70 डिग्री, then what is angle MPQ equals to, यानी कि हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल है। देखिए, अगर ये 70 है तो ये 110 होगा, और ये दोनों के दोनों पैरेलल है। अगर ये 110 है, अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70, ये 70 है तो ये वापस 110 हो जाएगा। 110 प्लस 35 कितना हो जाएगा 145, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 145, यानी कि 35 डिग्री। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, ये 70 डिग्री होगा, सॉरी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, फिर से करता है। ये एंगल 35 गिवन है, ये वाला एंगल हमको कितना गिवन है 70। अगर ये 70 तो ये 70 होगा, ये 70 तो ये 110 होगा, 110 ये तो ये 70 हो जाएगा, तो ये 105 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 75 प्लस 35 विल बी 110 प्लस 70 विल बी 180, यानी कि लीनियर एंगल। तो कितना हो जाएगा आपका 75 डिग्री, जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। In the figure given below, ABC is a triangle with AB is equals to BC. AB की वैल्यू जो है वो AC के बराबर है, ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो AB की वैल्यू जो है AC के बराबर BC के बराबर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है। एंड D इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल ABC सच दैट एंगल DAC, यानी कि एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल DCA, यानी कि इसके बराबर है। तो हमको ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ADC एक आइसोसेलेस एंगल ट्राइंगल है।
अब ये तो आसानी से हो गया, हमको दे रखा है कि एंगल डी ए सी की जो वैल्यू है वो एंगल डी सी ए के बराबर है। तो ऑब्वियसली अगर दो एंगल बराबर हो जाएंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड्स यानी कि ये वाली साइड और ये साइड बराबर हो जाएगी, तो ट्रायंगल जो है ए डी सी हमारा एक आइसोसेलिस एंगल ट्रायंगल है। बट हमसे बोल रहा है कि भाई डी इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, जब एंगल ए बी की वैल्यू जो है बी सी के बराबर है, यानी कि एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए, इसके बराबर हो जाएगा। अब एंगल बी ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी दैट इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी सी ए। सो हमको दे रखा है एंगल डी ए सी की वैल्यू एंगल डी सी ए के बराबर है, देयरफॉर एंगल बी ए डी इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये वो इसके बराबर है। अब ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारा जो डी है वो सेंट्रोइड तो नहीं होगा, सेंट्रोइड नहीं होता। सेंट्रोइड क्या होता है, ये इसके मिड जो वर्टेक्स से जाने वाली जो लाइन होती है वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिलती है। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो है इसने इसको बेसिकली आधे में बांट दिया है ना, आधे में इसको बांटा हुआ है। तो डी जो है हमारा सेंट्रोइड तो किसी हालत में नहीं होगा, जो वाला पॉइंट है वो किसी हालत में नहीं होगा। अब ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी। अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो हमें तीनों एंगल्स इक्वल करके दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी। हम देख सकते हैं कि ए बी की जो वैल्यू है वो बी सी के बराबर है, ठीक है, और जो ए डी की वैल्यू है वो सी डी के बराबर है। और ये वाला जो इंक्लूडेड एंगल है एंगल बी ए डी, जो कि यहाँ से हमने प्रूव किया, एंगल बी ए डी की वैल्यू किसके बराबर है, एंगल बी सी डी के बराबर। तो एस ए एस ए क्या है, इंक्लूडेड एंगल, तो एस ए एस। तो हमने प्रूव कर दिया कि भाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो 1 और 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 98th वाले पे आता है, इन द गिवन फिगर गिवन बिलो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए एंड एंगल ए एम सी, एंगल ए MC is equals to angle BMD. Then the triangle ADM is congruent. Triangle ADM is congruent to the triangle by triangle ADM. मैं आप इसको मार्क लेता हूँ, triangle ADM is congruent to triangle BCM. तो देख लेते हैं, एक ये वाला एंगल है, एंगल डी ए है ना, एक ये जो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, एक तो यहाँ पे ये है, और उसके बाद ये वाला जो है ए एम की वैल्यू बी एम के बराबर है, ठीक है। और हमको दे रखा है कि एंगल ए एम डी की वैल्यू एंगल बी एम डी के बराबर है ना, सॉरी, या फिर एंगल ए एम सी की जो वैल्यू है एंगल बी एम डी के बराबर है। अगर मैं दोनों साइड एंगल ए एम सी में ऐड कर देता हूँ एंगल ये वाला एंगल ऐड कर दूँ, एंगल सी एम डी इज इक्वल्स टू एंगल बी एम डी प्लस एंगल सी एम डी, तो दोनों के दोनों ये हो जाएंगे, यानी कि एंगल ए एम डी इज इक्वल्स टू एंगल बी एम सी। हमने प्रूव कर दिया, यहां से भी प्रूव हो गया, एंगल ए एम डी की वैल्यू एंगल बी एम सी के बराबर हो गई, और ए एम इज इक्वल टू बी एम और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल है ना, तीनों ट्रायंगल प्रूफ किया। तो ए एस ए एंगल एस मतलब कि ये वाली साइड और ये वाला की एंगल, और जो साइड होती है वो इंक्लूडेड साइड होती है बिटवीन दीज टू एंगल्स। ए एस ए रूल से हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है 99th, ABCD इज अ स्क्वायर, एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो देखिए इसको हम नीचे रफ में करते हैं।
हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी, एक मिनट इसको फिर से बनाते हैं। हाँ देखिए हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि x इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, x इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड y इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ट्राइंगल ए डी एक्स, triangle ADX and triangle BAY आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसको देखते हैं कैसे कॉन्ग्रुएंट है। ये वाली साइड अगर ट्राइंगल ADX की बात करें एंड ट्राइंगल BAY की बात करें तो AB इज इक्वल टू, ये जो AB है वो AD के बराबर है, ये साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और जो आपका AX है, जो आपकी ये वाली साइड है AX, दैट इज इक्वल टू BY, क्योंकि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ठीक है। और एंगल DAX, एंगल DAX इज इक्वल्स टू एंगल ABY, एंगल DAX इज इक्वल्स टू एंगल BY ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी से, SAS कॉन्ग्रुएंसी से हमने प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल ADX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAY, ट्राइंगल ADX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAY, SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट हमसे ये कहता है कि क्या एंगल DXA, कि क्या एंगल DXA जो है क्या ट्राइंगल BAY के बराबर होगा, तो बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि CPCT से हम बोल सकते हैं बाय CPCT, बाय कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वी कैन से दैट एंगल DXA इज इक्वल्स टू एंगल, ये वाला जो एंगल है एंगल DXA दैट इज इक्वल्स टू एंगल AYB, ये वाला जो एंगल है। तो बाय CPCT वी कैन से दैट दिस एंगल, दीज एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्टेटमेंट हमसे पूछ रहा है कि DX इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, यानी कि जो DX लाइन है वो AY से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो उसको देखते हैं। हमको ये पता है कि जो एंगल YAB है, एंगल YAB प्लस एंगल AYB वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ट्राइंगल 180 का होता है और ये ऑलरेडी 90 है, तो इन दोनों का सम जो है 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो एंगल YAB को मैं एंगल, अच्छा एक बात और, ये जहाँ पे मीट कर रहे हैं वो पॉइंट P है, ठीक है। तो अगर मैं एंगल YAB को देखूँ तो वो एंगल चाहे मैं एंगल YAB लिखूं या चाहे मैं एंगल PAX लिखूं, बात एक ही होगी। तो YAB की जगह मैं एंगल PAX लिख देता हूं, ठीक है। फिर एंगल AYB को मैं एंगल DXA लिख सकता हूं, है ना। एंगल AYB हमने यहां से प्रूव किया था, इसको मैं लिख सकता हूं एंगल DXA दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब ट्राइंगल APX में देखें, ट्राइंगल APX में देखें तो ये वाला एंगल यानी कि एंगल PAX प्लस एंगल DXA प्लस एंगल APX की वैल्यू 180 डिग्री आएगी। एंगल PAX प्लस एंगल DXA 90 डिग्री दे रखा है, तो एंगल APX की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। तो एंगल APX की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अगर ये 90 आ गया तो ये भी 90 आएगा, ये भी 90 आएगा, ये भी 90 आएगा, यानी कि चारों के चारों एंगल आपके 90 डिग्री आ गए विच इज परपेंडिकुलर। तो जो तीसरा स्टेटमेंट हमसे कह रहा है कि DX इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ AY, तो नहीं, DX इज इंक्लाइंड एट 90 डिग्री टू AY एंड DX इज परपेंडिकुलर टू AY, ठीक है।
तो हमारा पहला स्टेटमेंट हमारा सही था कि हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, फिर सीपीसीटी से हमने ये भी प्रूफ कर दिया। लेकिन हमारे पास ये जो तीसरा स्टेटमेंट है कि डी एक्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री ना होके 90 डिग्री होगा, एंड डी एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए वाई। ओके, डी एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए वाई एंड द एंगल बिटवीन डी एक्स एंड ए वाई दैट इज द डी एक्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ए वाई। तो हमारा तीसरा और चौथा गलत है, सिर्फ पहला और दूसरा ही करेक्ट हो जाएगा। लास्ट वाले सवाल पे आते हैं। फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली ओवर अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, है ना, ओवर अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, एक रोड है ऐसे और यहाँ पे एक प्लेन है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द एरोप्लेन आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा। यानी कि किलोमीटर स्टोन्स का मतलब होता है कि जो दो पत्थर यहाँ, एक पत्थर यहाँ रखा है, एक पत्थर यहाँ रखा है, तो उन दोनों के बीच की दूरी है 1 किलोमीटर की। ठीक है, ये वाला एंगल हमको दे रखा है अल्फा, ये वाला एंगल हमको दे रखा है बीटा। सपोज ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 माइनस एक्स। हमसे पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द एरोप्लेन कितनी है, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, ये हाइट ऑफ द एरोप्लेन को मैं h ले लेता हूँ, तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन एक्स, और tan बीटा जो हो जाएगा, ये जो tan बीटा है मेरा, tan बीटा कितना हो जाएगा h अपॉन 1 माइनस एक्स। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी h अपॉन tan अल्फा, h अपॉन tan अल्फा, तो tan बीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन 1 माइनस h अपॉन tan अल्फा, ये हो जाएगा। So tan beta minus tan beta h is equals to tan alpha h, है ना। ये तो हो जाएगा, या फिर सॉरी एक मिनट tan अल्फा भी तो मल्टीप्लाई होगा tan अल्फा, तो tan अल्फा माइनस एच, तो tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा माइनस tan बीटा इंटू एच इज इक्वल्स टू tan अल्फा एच, तो tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल्स टू एच इंटू tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा h यहाँ से tan अल्फा इंटू tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये हो जाएगा मेरा h। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 tan अल्फा इंटू tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो इसी के साथ हम यहाँ पे 2017 के फर्स्ट पेपर का जो सेकंड पार्ट है वो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपने देख लिया कि यहाँ पे बेसिकली ज्योमेट्री से बहुत ज़्यादा सवाल है, ज्योमेट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज्योमेट्री में अच्छे से सारे एक्सियम्स, सारे रूल्स एस ए मतलब AS, RHS, SSS या AA या फिर AA, जितनी भी सिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंसी के जितने भी रूल्स हैं, एग्जाम्स हैं, उनको याद रखना पड़ेगा। एंड हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के भी अच्छे खासे सवाल आते हैं, स्टैटिस्टिक्स के अच्छे आते हैं, मेंसुरेशन के भी हमने अभी देखे 4-5, तो इन सब में कुछ बेसिक के फंडाज हैं। ठीक है, तो बस आपको यही सब करना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम इसको एंड करते हैं। थैंक यू।